बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज की अहम खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सीरियस और अहम खबरें रखने से पहले थोड़ी सी गैर अहम और लतीफ़ा नुमा 1-2 खबरें आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको जो अहम खबरें हों बाद में उनकी अहमियत का भी ज़्यादा अंदाज़ा हो। तो सबसे पहले जो खबर रखनी है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी बनी हुई है, ये जो जंग है, इसके ऊपर भी एक और जंग हो रही है, जो कि आप लतीफ़ों की कह लें या भले आप कहें कि टिकटॉक की जंग है या ज़रिया माश की जंग है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जिनका जरिया मुआश किसी ना किसी तरह से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वो परेशान है कि हमारे मुंह से कुछ ना निकल जाए, कहीं उस तरफ से हमारा फिर हुक्का पानी बंद ना हो जाए। तो कई नाम पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब और उनकी टिकटॉकर बेटी का तो जिक्र पहले भी हो चुका, आज भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लंदन, जहां पर हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि ये मोहतरमा कोई जन्नत मिर्ज़ा हैं, जिनके गालिबन 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, और ये आजकल लंदन में है। और इनसे जब रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो भारत और पाकिस्तान को शायद जंग लगने जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगी? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुंह को जिप कर लिया और इशारा किया उन्होंने कि जिप इट। जिन्हें ये बताएंगे पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है और मुदस्सिर होते हैं उससे जिस तरह से जंग थैंक यू कि इस पर मैंने बात नहीं करनी। और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराया और वो चल नहीं, वो वीडियो मैंने देखी है। तो अब उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि वो क्यों नहीं बोली। नून लीग के भी लोग तनकीद कर रहे हैं, पीटीआई के भी कर रहे हैं, आम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार हैं, पाकिस्तान से हैं, जंग लगने को है तो उनको पाकिस्तान के हक में फैसला करना चाहिए था और बोलना चाहिए था। अच्छा, ये तो एक एपिसोड हो गई। अब इसके अलावा कोई डक्की भाई हैं, डिक्की हैं या डक्की हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत शोहरत रखते हैं डक्की भाई साहब भी। और हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि इनके कोई 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और इन्हें भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है और दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ इन्हें देखा जाता है। आज इनसे भी सवाल पूछा गया, गालिबन शायद इनसे लाहौर में सवाल पूछा गया, ये पाकिस्तान के अंदर है, और इनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, कहीं जंग ना लग जाए, आप क्या कहते हैं? तो वो हंसते रहे, उन्होंने भी मुस्कुराया, उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर उनसे दूसरी दफ़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, यार मैं बड़े मसलों में फंसा हुआ हूँ, पहले मैं ज़रा अपने मसले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं इस मसले पर भी बात करूँगा। बाकी इतलात ने कहा कि 36 से 48 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी। चले इस बारे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे? इस बारे में नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल जिस मसले के लिए आप पैगाम देंगे उस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मेरा भी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, उसको हल करके हम इसको आते हैं। इंडिया में भी है तो अब ये दोनों ने ये जवाब दे दिए। अब जाहिर है दोनों पर इस वक्त तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में हक बजानब नहीं है। हमारी कौम भी जो है वो अपनी जो उनकी जो कन्फ्यूजन है उसका इलाज कभी नहीं करती। ये दोनों, इन्होंने अपनी मेहनत से, जाहिर है किसी ने टिकटॉक का अपना अकाउंट बनाया होगा, उस पर बहुत सारा ये जो कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, अब उनका कंटेंट तो और भी हमसे ज़्यादा अहम होता होगा, या शायद मेहनत ज़्यादा होती होगी। एंटरटेनमेंट है हमारा तो न्यूज़ एंड ये जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, या इमरान रियाज साहब हैं या मोहित पीरज़ादा हैं, हमारा तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर में है। तो मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ, इमरान रियाज साहब का बता देता हूँ, अपना जो हमारे दूसरे दोस्त हैं सारे, उनका, कि कम से कम हमें एक व्लॉग के लिए 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता है, इससे भी कई दफ़ा ज़्यादा 6 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि 3.5 आवर्स की प्रेप है और उसके बाद ये व्लॉग, और फिर टीम के जो लोग काम करते हैं वो अलग है। लेकिन एक व्लॉग पर मेरे कम से कम 5 घंटे बॉल पार्क आप कह सकते हैं कि लगते हैं एक व्लॉग रिकॉर्ड करने में, या 4 से 5 के दरमियान। तो अब उनका तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता होगा, वो तो एंटरटेनमेंट में, क्योंकि वो ज़रा डिफरेंट होता है, वो सारे का सारा जॉनरा ही डिफरेंट है, काम ही डिफरेंट है। तो उन्होंने ये सारे अपने अकाउंट्स बनाए, खुद से उन्होंने मेहनत की, अपने आप को खड़ा किया, और आज जब वो जंग पर बात नहीं कर रहे तो आप सबको उनसे मसला है। लेकिन जिन लोगों को पिछले 30 साल से आपने वोट दिए, पहले तो दिए ना, अब नहीं दिए इस दफ़ा तो, लेकिन कभी तो देते रहे ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, जो पब्लिक लीडर्स अपने आप को क्लेम करते हैं, वो अभी तक नहीं बोले। बल्कि कल राणा सनाउल्लाह ने, मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया कि ये ऐलान फरमा दिया कि नवाज शरीफ जो हैं वो हिंदुस्तान पर कोई बयान नहीं देंगे। तो नवाज शरीफ कोई बयान ना दें तो नून लीग वालों को काबिल कबूल है, जन्नत मिर्ज़ा ना दे, डकी भाई ना दे तो वो कबूल नहीं। तो इन बेचारों का क्या कसूर है? अगर इनकी रोजी रोटी उधर लगी हुई है, मतलब कि उनके कुछ फॉलोअर्स उधर हैं और रोजी रोटी वो को भीख तो मांग नहीं रहे, जाहिर है कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे दोनों। जैसे कोई शायर लिखता है, कोई सिंगर गाता है, कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, कोई एक्सपोर्ट करने वाला पंखे बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो मेहनत कर रहे हैं ना अपने अपने कंटेंट, अपनी अपनी प्रोडक्ट पर, और उसको लोग खरीद रहे हैं। किसी को एंटरटेनमेंट की सूरत में जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, किसी को आप एयर कंडीशन बना के बेच रहे हैं, किसी को दवाई बना के बेच रहे हैं। तो लोगों की ज़रूरत कोई ना कोई पूरी हो रही है, उस कॉन्टेंट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो। तो ये बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं, इनके ऊपर आपको बड़ा एतराज़ है, और जिनको बोलना चाहिए उन पर आपको कोई एतराज़ नहीं है, उन पर आप खामोश हैं। जाहिर आम पाकिस्तानी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये सवाल कर रहा है, लेकिन नून लीग के लीडरान
और नून लीग के वर्कर्स, वो सारे खुश हैं कि मियाँ साहब बर्फ में लगे हुए हैं। अच्छा है, क्योंकि मोदी को कुछ कह दिया तो फिर जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और गारंटर्स जो हैं वो कहीं यहाँ से हमारी छुट्टी ना करवा दें। तो आप लतीफ़ा पहला आपके सामने यही है कि हमारी कौम के मेयार चेक कीजिए। पानी यहाँ बहुत तेज़ी से, पानी तो वैसे निचली साइड की तरफ ही ज़्यादा जाता होता है, लेकिन यहाँ तो सैलाब ही आता है। मतलब एक वो बच्ची जन्नत मिर्ज़ा और वो बच्चा जो डक्की है, जिनका दोनों का मैंने आपको बताया कि जिनका काम होगा, जिनकी पीछे टीम्स होंगी, उनको कुछ ना कुछ अर्निंग होती होगी, वो पूरा एक उनका इकोसिस्टम होगा, और उसको बचाने के लिए अगर वो खामोश हो गए हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा उन्हें होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी तवजीह दे रहा हूं कि वो फनकार हैं या आर्टिस्ट हैं, तो उन पर हमें एतराज़ है, लेकिन जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उन पर हमें एतराज़ नहीं। तो पहला लतीफ़ा तो ये था। अब अगला सुनिए। मरियम और नवाज शरीफ तो खामोश हैं, लेकिन अगला सुनिए, ख्वाजा आसिफ फिर बोलें। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो लोग बात करते हैं वो शर्म करें। 90 की दिहाई में मियाँ शरीफ साहब ने मिलियंस ऑफ ये उन्होंने जर्मन मार्क, आप तो यूरो हो गया, उस ज़माने में जर्मन मार्क होते थे, जर्मनी की करेंसी, तो उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ जर्मन मार्क्स की उन्होंने डोनेशन भिजवाई थी बोस्निया को, अपने बेटे नवाज शरीफ के हाथ, जो उन्होंने बोस्निया वालों को दिया था। और ख्वाजा आसिफ यहाँ नहीं रुके, उन्होंने पूरी तफसील दी। तफसील उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि मैंने सिटी बैंक पाकिस्तान की अल-फलाह ब्रांच से मैंने ये ड्राफ्ट बनाया था लाहौर में। ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ बैंक था, वहाँ से मैंने ड्राफ्ट बनाया था। अमाउंट उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ जर्मन मार्क जो थे उनमें ये पेमेंट जो है थी, जो हमने डोनेशन के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शरीफ साहब ने वो भेजी थी। कहना वो ये चाहते हैं कि इतने अमीर लोग थे कि मिलियंस ऑफ जर्मन मार्क की उस वक्त इन्होंने दी। अब जब हमने अपने जो खबरी हैं उनको दौड़ाया और उनसे कहा कि जी ये क्या मामला है, क्योंकि उस ज़माने में मैं तो लाहौर नहीं रहता था, तो जो लाहौर में रहने वाले सीजन लोग हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मियाँ शरीफ साहब ने चंदा इकट्ठा किया था, अपने कुछ दोस्तों से भी पैसे लिए थे। ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने पैसे कुछ ने दिए वो उन लोगों ने लोगों को बताया। तो जिसने मुझे बताया उसने कहा कि मियाँ शरीफ साहब को काफ़ी लोगों ने डोनेशन दिए, जैसे अभी लोग इकट्ठे कर लेते हैं पैसे किसी भी कॉज के लिए। को बुरा नहीं किया उन्होंने, ज़ाहिर है बोस्निया की जंग लगी हुई थी, अच्छा काम किया, हम सताइश ही करते हैं, लेकिन उन्होंने लाहौर के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, बीच में कुछ अपने भी डाले होंगे 2 दाने, और वो उन्होंने जाहिर है अपने बेटे को दे दिया कि ले बेटा तू इससे पॉलिटिक्स चमका ले। तो बेटे ने आगे से ख्वाजा आसिफ साहब को कहा, बेटे को तो ड्राफ्ट बनवाना नहीं आता होगा, तो उन्होंने, ख्वाजा साहब बैंकर थे, आपको ये पता हो माजी में, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि आप बैंकर हैं तो आप ये ड्राफ्ट बनवा लें, तो उन्होंने ड्राफ्ट बनवा लिया और उन्होंने भेज दिया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है। एक तो ऐसे शो किया जा रहा है कि जैसे सारा पैसा इनका अपना था, लोगों से इकट्ठा नहीं था, 1। दूसरी बात ये शो की जा रही है कि इनको पता है कि सिटी बैंक की फ़लाँ ब्रांच से फ़लाँ वक्त इतने पैसों का ड्राफ्ट बना और इसने बनाया, मतलब सब सबूत है। लेकिन नहीं, सबूत तो लंदन के अपार्टमेंट्स के नहीं है। लंदन के अपार्टमेंट से किस ड्राफ्ट से खरीदे गए, वो ड्राफ्ट किसने बनवाया, वो ड्राफ्ट किस ब्रांच से बना, वो किस बैंक से बना, वो नहीं पता। रसीदें नहीं है तो लंदन के अपार्टमेंट्स की नहीं है, बोस्निया को दिए हुए चंदे की भी हैं, हर चीज़ की। हर किसी को 5,000 रुपया ज़कात भी उन्होंने दी हुई है ना, तो उसकी भी रसीद लिए फिरते हैं। लेकिन जो लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदे उनका पूछने तो कहते हैं कतरी दादाजी थे जो दे गए थे, ये ऊँटों पे चले गए थे, पता है क्या क्या कहानियाँ। हजूर ये हैं वो ज़राए, वो खाली पेजेस होते हैं जिनको कहते हैं हजूर ये हैं वो ज़राए। मतलब इससे बड़ा फ्रॉड होगा कि आप नेशनल असेंबली में खड़े होके खाली पेजेस को कहते हैं हजूर ये हैं वो ज़राए, और वो आगे से स्पीकर बेचारा जो है वो भी नहीं पूछता, क्योंकि जाहिर है नून लीग में है, वो क्या पूछें हजूर ये हैं वो ज़राए। तो ये आज ये तो लतीफ़ों से काम शुरू हुआ आपके सामने, जो हमने एक और लतीफ़ा रह गया वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर दर्जा हरारत में किसी हद तक कमी हुई है। तो इसके साथ ही नून लीग के सदर नवाज शरीफ मुतहरक हुए हैं, अल्लाह खैर कमी हो गई क्योंकि कशीदगी में तो वो मुतहरक हो गए। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। अब पार्लियामेंट का ना तो कोई सेशन हुआ, ना पार्लियामेंट में कोई कट हुआ, ना कोई डिनर हुआ, ना कोई ब्रीफिंग हुई। तो नवाज शरीफ साहब को किसी ने, मेरा ख्याल है या तो नवाज शरीफ साहब गजनी बन गए हैं या इन्हें कोई बातें गलत बताता है घर में। तो पार्लियामेंट का तो कोई किरदार हमें नजर ही नहीं आया सारे प्रोसेस में, क्राइसिस में। वो कहते हैं कि वो उसकी तहसीन करते हैं। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी साहब से मुलाकात में गुफ्तगू। अब मुलाकात में भले नवाज शरीफ साहब ने पेट में गैस की शिकायत की हो और बताया हो कि इरफान हुण बोटियाँ नहीं खादियाँ जांदियां, और साथ ये भी बताया हो कि इरफान अंब आ रहे ने पर इस बारी मैं चूप नहीं सकता। पंजाबी में, उर्दू में तो आप चूसना कहते हैं, पंजाबी में हम उसे चूपना कहते हैं, तो आप ज़रा मुझे माफ़ी दीजिएगा। पंजाबी हूँ तो कई दफ़ा मैं उसकी फ्रीडम ले लेता हूँ, आपकी उर्दू ख़राब कर देता हूँ। तो अंब मैं इस बारी चूप नहीं सकता, तो डॉक्टर ने मना कर छड़िया। तो मेरा ख्याल इस तरह की बातें हुई होंगी, या बताया होगा कि आजकल उस क्वालिटी के पाए नहीं मिलते, खिद नहीं मिलती, ज़ुबान नहीं मिलती, मग़ज़ नहीं मिलता लाहौर में जैसा पहले मिलता था। तो इस तरह की डिस्कशन मेरे ख्याल में ज़रूर हुई होगी दोनों के दरमियान। लेकिन क्योंकि इरफान सदीकी साहब ज़रा लिखने लिखाने के शौकीन है, तो उन्होंने बाहर आके मियाँ साहब का ये पैगाम और ये ज़रा नैरेटिव फेंक दिया कि यार बहुत ही बेइज्जती हो रही है कि मियाँ साहब नहीं बोले, मियाँ साहब को इन्होंने फ्रिज में लगाया हुआ है। तो चलें ये कह देता हूँ कि कौमी यकजहती हुई, इधर मोदी को कुछ नहीं कहना तो इधर शाबाश दे दें, लेकिन उसमें अकल के अंधों ने कह दिया कि पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। पार्लियामेंट में हुआ ही कुछ नहीं है, पार्लियामेंट का तो मेरा दरवाज़ा ही नहीं खोला इन सारे दिनों में, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से उन्होंने बयान जड़ दिया।
अब आते हैं जी अगली थोड़ी सी, ये भी वैसे लतीफ़ा ही है अगला, भी सीरियस खबर तो नहीं है। वो हवालदार हम कहते हैं, जो पंजाब है इंडिया की तरफ, वो हौलदार कहते हैं। वो अलिफ जो है उसको खा लेते हैं बीच में से, तो वो हौलदार कहते हैं हवालदार को, तो हम भी हौलदार ही कहते हैं इनको आज के बाद। तो हौलदार मुनीब फ़ारूक साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया के 5 तैयारे थे, इन्होंने एक का इजाफा कर दिया। पहले ये लोग 4 कहते थे कि 4 तैयारे आई, हुकूमती लेवल पर इन्होंने ये इस तरह की चीज़ें, हुकूमती मैं कह रहा हूँ, चैनल्स के ऊपर चली अस्करी ज़राए से, तो वो 4 थे, इन्होंने एक और अपनी जेब से भी डाल दिया। इतना तो चलता है ना, जब आपने मुखालता करना है, 4 हो गए या 5 हो गए तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो इन्होंने कहा कि 5 तैयारे पाकिस्तान की तरफ आए थे, लेकिन अब ज़रा गौर करना है। मैं सोचा कि आगे से हमारे पास वो जो J-10 है, बड़ा लीथल किस्म का और बड़ा ज़बरदस्त प्लेन है, और शुक्र है हमारे पास है, फिर J-17, फिर PL-15 जो हमारे पास मिसाइल हैं उसके, तो मैं सोचा कि उनमें से कुछ झलक दिखाई। ना, ये नहीं वजह। उन्होंने कहा कि आगे से पाकिस्तान के अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी हाँ, वुडन टॉनिक की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो कि बहुत खूब थी। इंडिया के 5 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए जाने थे, और वो ये अब उन्होंने नहीं बताया कैसे। ये कहा कि रडार में आ गए थे, लेकिन ये नहीं कहा, पता नहीं आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के रडार में आ गए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ जिक्र मैं नहीं समझ सका। ये उन्होंने किया कि वो जो बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तैयारे जो है रडार में आ गए और गिरा दिए जाने थे, और वो वापस चले गए। तो असल शायर यहाँ पर जो भी उनको पीछे से कहा गया उसको कंफ्यूज कर गया है। हौलदार साहब को समझ नहीं आई आगे क्या कहना है। या तो वो ये कहते कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो गई थी और उसने 5 तैयारे गिरा देने थे, लॉक कर लिए थे, रडार में आ गए थे, तो ये बात रखते। बीच में उन्होंने कहा, बीच में क्या, सबसे पहले कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बर वक्त हुई, जिसकी वजह से फिर ये सारा काम जो है वो खराब हो गया। अब मुझे लगता है कि वो ये कहना शायद चाह रहे हैं कि फ़ज़ाइया को भी पता नहीं था, पाक फ़ज़ाइया वालों के भी रडार शडार काम नहीं करते, उनका लतीफ़ा यही है। अता तारड़ ना करते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फ़ज़ाइया को भी पता नहीं चलना था। ये मैं उनकी बात से अखज़ कर रहा हूँ कि जैसे उनकी बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाक फ़ज़ाइया वाले बैठे हुए थे टीवी के सामने, अता तारड़ साहब ने उनको खबर दे दी कि हमला होने लगा है, वो भाग के जनाब बैठे अपने जहाज़ों में, उन्होंने जहाज़ स्टार्ट किए, पीछे से जावेद चौधरी साहब ने जहाज़ को धक्का लगाया, समझ रहे ना, धक्का लगाया, फिर शहबाज शरीफ साहब उसको लेकर भागे जहाज़ को अपने साथ, तो जहाज़ हवा में उड़ गया। तो फिर जाके उनको खतरा पड़ा कि कहीं ये हमारे जहाज़ ना गिरा दें। तो ये इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी यही कलीदी काम है, बाकी तो इदारों को पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। तो इस तरह की बंगियाँ मारी जा रही हैं, लेकिन मैंने कहा इनको लतीफ़े के तौर पर आपके सामने रख देते हैं। फिर एक लतीफ़ा और है, और वो लतीफ़ा ये है, ये एक जर्नलिस्ट हैं जिनको अता तारड़ साहब ने डायरेक्टली नौकरी दी हुई है, और ये पीटीवी में काम करती हैं। उन्होंने अब ये कहा है कि जो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे इंडिया डर गया है और डर के धमकियों पर उतर आया है, और इंडियन नंबर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं फ़ोन करके। अच्छा जी, ठीक, ये भी ठीक हो गया, आपकी बात ठीक हो गई। लेकिन ये हमने पहली दफ़ा देखा, किसी ने हमला करना है तो वापस आपने मज़ाइल शदाइल नहीं दिखाया, आपने अता तारड़ दिखाया है, और आपने कहा कि ऐ तोड़ते छड़ देंगे ऐसी, तो उन्होंने हमला नहीं किया। तो ये मुख्तसर जो इस सारी बातों का, सारे लतीफ़ों का लुबे लबाब है, वो ये है कि अता तारड़ अगर, तो ये तो फिर आप अता तारड़ को थोड़ी देर के लिए यूक्रेन ही भेज दें, जंग बंदी हो जाए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। मतलब जहाँ पर कहीं जंग होने लगे अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, दूसरी साइड जो है वो डर के हमला ही नहीं करेगी। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त आपने नतीजा निकाला है। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया है। खौफजदा भारत ने ISPR का यूट्यूब चैनल ही ब्लॉक कर दिया। अब ISPR का जो चैनल है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि पिछले बहुत सारे सालों में कुछ जारी नहीं हुआ, सवाए वो जो अपना नगमा तराना जारी करते हैं, जो पिछले दिनों भी उन्होंने जारी किया, जो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 36% लोगों ने चंद ही घंटों में उसे डिसलाइक कर दिया था। लेकिन वो तो क्योंकि सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को धड़ाधड़ ब्लॉक कर रहे हैं, तो उन्होंने वो भी कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उसके कंटेंट की वजह से किया, उन्होंने लिस्ट बनाई है और सारों को कर दिया, जो कि यकीनी तौर पर भारत का अच्छा इकदाम नहीं है, बुरा इकदाम है, बुजदिली है। भारत को ये नहीं करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ऐसे कदगन नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अब अगर आप ही का नैरेटिव लेंगे, पाकिस्तान बयानिया जीत गया इसलिए हिंदुस्तान को ये अकाउंट्स फ्रीज करने पड़े, ब्लॉक करने पड़े, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बयानिया जीत गई है, इसीलिए आप सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के साथ, हम लोगों के यूट्यूब्स के साथ, ये सब इसका मतलब है कि बयानिया जीत चुका है। अब आप अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि जो ब्लॉक करता है वो हार जाता है, तभी ब्लॉक करता है। आपने इंडिया को यही कहा कि इंडिया ने ब्लॉक किया, वो हार गया, वो हमारे बयानिए से हार गया, इसलिए मजबूर होकर उसने ब्लॉक किया। तो ये जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी हार गए हैं बयानिया वाइज, वरना आप ट्विटर बंद ना करते, फायरवॉल्स ना लगाते, तो ये आप अपने आप को ही एक्यूज़ कर रहे हैं। अगला लतीफ़ा साल का बड़ा ज़बरदस्त है। सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा ने VPN पहले ऑन किया अपने फ़ोन में, फिर VPN लगाया, मीनू से लॉगिन किया, फिर उन्होंने उसके VPN लगाने के बाद एक्स खोला, ट्विटर, और फिर उन्होंने उसके ऊपर से ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उनका भी चैनल जो है और बहुत सारे लोगों के, उनके दोस्तों के चैनल इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और कितना बुरा काम किया है। लेकिन लतीफ़ा इसमें ये कि उनको ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो जिस ट्विटर को एक्सेस कर रही VPN के थ्रू और उस ट्विटर को ही ब्लॉक किया हुआ है, तो उसके बारे में ही वो लिख देती साथ कि ये जुल्म इधर भी हो रहा है, इस ट्विटर को भी खोलना चाहिए। लतीफ़े हैं, क्या किया जाए। अच्छा जी, आगे राणा सनाउल्लाह साहब ने एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान को रिहा करें, जंग का माहौल बन रहा है, क्यों नहीं कर रहे? तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ना वो बैठने को तैयार है, ना रिहा होने को तैयार है, आप बताएं हम इसका क्या करें।
आपसे इसका कुछ नहीं होना। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ राणा साहब, जो करना है आपका वो उसने करना है, आपने उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि अवाम और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं। अब इनका मसला, ये स्टेटमेंट देखें, ना वो बैठने को तैयार है और ना ही रिहा होने को। हम इसका क्या करें? बैठने को का मतलब ये है कि इमरान खान के जो बाहर चाहने वाले हैं वो खामोश नहीं बैठते। चले कुछ लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते होंगे, लेकिन आवाम तो नहीं होती ना, वो तो जुड़ी रहती है, वो तो बात करती रहती है, तो बैठने इसलिए नहीं। और इमरान खान साहब भी जेल में से तगड़े बयान जारी करते हैं, तो बैठने को वो भी तैयार नहीं है। अब अगली स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है कि रिहा होने को भी वो तैयार नहीं है। ये क्या बात है कि वो कंप्रोमाइज़, नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं है, वो डील करने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे लिए परेशानी है, डील के बगैर हम उनको बाहर कैसे निकाल दें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि वज़ीर दिफ़ा ने एक दफ़ा फिर कहा है कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। 2-3 या इससे ज़ायद ममालिक जो हैं मिलकर तहकीकात कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी कोई कमीशन बना दें, तो हमें कबूल है। बहरान इसी सूरत में ख़त्म हो सकता है कि इंडिया आज़ादाना तहकीकात करवा ले और हमारे हाथ साफ़ हैं, हम देख लें ऑफ़र कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, यही ऑफ़र आपको इमरान खान ने बार बार की कि CCTV फुटेज ले आएँ, मेरे हाथ साफ़ हैं, तहकीकात करवा लें। आपने आज तक तहकीकात नहीं करवाई। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके एक और बयानिए के मुताबिक कि जो तहकीकात आज़ादाना को नहीं मानता उसके हाथ गंदी चीज़ों से लगे होते हैं, वो क्लीन नहीं होता, उसे पता होता है कि वो झूठा है। तो उसी लॉजिक के ऊपर जो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसमें आप झूठे हैं। तो आपके साथ वही हो रहा है जो आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है। अच्छा जी, फिर वाघा बॉर्डर पाकिस्तानियों के लिए वापसी के लिए खुला है, दफ्तर खारजा ने ये रिपोर्ट दी है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि वाघा बॉर्डर 150 ट्रकों के लिए भी खुला है। ये कोई सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं खुला। खबरें और भी थी, लेकिन आज ज़रा लतीफ़ों ने उसकी जगह ज़्यादा ले ली, माजरत उसके लिए, लेकिन थे, मुझे लगा कि आपके सामने रखने चाहिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।